आप सभी का करियर विनय में स्वागत है। दोस्तों आज हम साइंस का यानी विज्ञान का 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये तीसों जो क्वेश्चन है एकदम आपका ग्रेजुएशन लेवल पे है और आप जानते ही हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी अच्छा रहेगा। आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छा ढंग से किया जाएगा। आप जस्ट अगर आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगा आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पलायन वेग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि पलायन वेग किसको कहते हैं। तो पलायन वेग जो है वह न्यूनतम वेग होता है, वेलोसिटी होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी के तल से जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वह जो है पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है उसको पार कर हमेशा के लिए चला जाता है, यानी वह पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता है। उसी को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर होता है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर के स्पीड से फेंकना होगा। तो ये 8 ही किलोमीटर है तो वापस आ जाएगा। दोस्तों फिर अगर चंद्रमा का पलायन वेग पूछ दिया तो कितना होता है? 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? तो सूर्य का पलायन वेग जो होता है 42.1 किलोमीटर होता है। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का पलायन वेग आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर कक्षीय वेग पूछ दे तो कितना होता है? तो कक्षीय वेग जो है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की चाल गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि दाब बढ़ने पर गैस का घनत्व भी बढ़ जाता है। इससे क्या है कि ये कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए नहीं बढ़ता है। यानी P/D अगर क्या होता है कि दाब हम बढ़ाते हैं यानी प्रेशर बढ़ाते हैं तो घनत्व भी यानी डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए जो है ये वायु जो है वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो ये भी सही है। अगला है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है बढ़ जाता है, न कि कम जाता है। दोस्तों ध्वनि की चाल जो है गैसों के घनत्व के वर्गमूल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, घनत्व के इन्वर्सली होता है। आर्द्रता के बढ़ने पर जो है वायु का घनत्व घट जाता है। जब घनत्व घट जाएगा तो चाल ध्वनि की बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर में होता है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट है ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता हो, सही है। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं परंतु इसके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, ये भी सही है। एस्टर ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही दिया हुआ है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एस्टर किसको कहते हैं। तो एस्टर जो है ये ऐसे पदार्थ होता है जो अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एस्टर की गंध जो है मृदु होता है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इत्र बनाने में, स्वाद उत्पन्न करने में ये प्रमुख रूप से यूज होता है। और ऑक्सीकारक किसको कहते हैं? जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता हो उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। और ये जो कैटलिस्ट होता है ये अभिक्रिया भिन्न दर को आगे बढ़ाता है, कैटलिस्ट। तो तीनों सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, ये गलत है।
यह हमारे शरीर से और अधिक गर्मी का हवा में विकिरण करता है, ये भी गलत है। हवा में चालकता में वृद्धि होती है, ये भी गलत है। हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, तो ये सही होगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। वाष्पीकरण से द्रव की वाष्प की उसकी सतह के ऊपर ही जमा होती रहती है। यदि इसे हवा से हटाते रहे तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है, और यही कारण है कि पंखों की हवा में गीले कपड़े शीघ्र सूख जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। दोस्तों इंद्रधनुष जो है कैसे दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष जो है ये सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई देता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विक्षेपण में क्या होता है। तो विक्षेपण में जो है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों होता है। तो इससे जो है हम लोग को इंद्रधनुष दिखाई देता है। दोस्तों इंद्रधनुष जो है ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। दोस्तों प्राइमरी इंद्रधनुष में क्या होता है कि दो अपवर्तन होता है और एक जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, यानी एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR जिसको बोलते हैं। तो ये जब दोनों होगा तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। दोस्तों इसका एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि प्रेक्षक की आंख पर आंतरिक कोण कितना डिग्री का बनाता है? तो इसका आंतरिक कोण 42 डिग्री का बनाता है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों अब हम सेकेंडरी इंद्रधनुष की बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो है दो परावर्तन होता है, उसमें दो अपवर्तन था, इसमें दो परावर्तन है, इसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दो परावर्तन है और इसमें दो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, तो इसको जो है सेकेंडरी बोलते हैं। दोस्तों इसमें आँख पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 52.5 डिग्री का कोण बनाता है, उसमें 42 डिग्री का, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग नंबरिंग देख सकते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये दृष्टिपटल कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। दोस्तों आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का जो मात्रा होता है उसको नियंत्रण करता है आइरिस, और नेत्र का रंग जो है आइरिस पर ही निर्भर करता है। दोस्तों पीत बिंदु जो है रेटिना का सबसे सुग्राही भाग है। कौन? पीत बिंदु। तो जब हम ये जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, लेकिन जो माइंड होता है उसको सीधा सीधा देखता है, यानी मस्तिष्क जो है इसे सीधा देखता है। दोस्तों प्रतिबिंब जो है रेटिना पे वस्तु की वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और लेकिन माइंड जो रीड करता है उसको सीधा देखता है। दोस्तों दृष्टिपटल को ही इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। अगला है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है करंट जो होता है अधिक खींचने लगता है, और हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? V बराबर IR होता है। तो विद्युत धारा माने मोटर किसको कहते हैं? विद्युत मोटर। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, यानी हर चीज़ में मोटर और जनरेटर जरूर यूज होगा। जैसे मोटरसाइकिल है तो इसमें दोनों यूज होगा। जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और मोटर जो है इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल यानी रोटेट करेगा। तो हर डिवाइस में जो है जनरेटर और मोटर जरूर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? तो दोस्तों इसमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। फ्रिक्शन में क्या होता है? ये फोर्स के अपोज करता है, जो हम लोग बल लगाते हैं उसको अपोज करता है, यानी मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। तो
तो ये क्या हो जाएगा, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण जो है कठिन होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग ज़रूर जवाब दीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ज़रूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों अगर हम बॉल को रोलिंग कराते हैं तो उसमें जो फ्रिक्शन लगता है नीचे तल में, और फ्रिक्शन के कारण ही गेंद रुकेगा, तो फ्रिक्शन आगे लगेगा कि पीछे लगेगा। फिर एक और क्वेश्चन है, जब हम चलते हैं तो जो तल होता है, पैर का नीचे वाला हिस्सा होता है, उसमें फ्रिक्शन आगे लगेगा या पीछे लगेगा, उसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक नियम है और विवरण दिया हुआ है, और इसमें कौन सा सुमेलित है वो बताना है। तो दोस्तों फर्स्ट है डॉपलर प्रभाव। तो डॉपलर प्रभाव तरंग स्रोत के सापेक्ष तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन। दूसर का है रमन प्रभाव, विक्षेपण के कारण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन। और बॉयल्स का नियम है कि गैस के दाब और कंटेनर के आयतन के बीच के संबंध, यानी टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तब। पी और भी हम लोग जानते हैं कि जो गैस का फॉर्मूला होता है PV=NRT, तो यहाँ T है कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है P इनवर्सली आयतन होता है, तो ये सही दिया हुआ है। दोस्तों डॉपलर प्रभाव क्या होता है, तो डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि, प्रकाश या अन्य तरंगों की आवृत्ति में ऐसी वृद्धि या कमी है जो स्रोत और प्रक्षेपक एक दूसरे के पास गति करने के परिणाम स्वरूप आता है। तो डॉपलर प्रभाव जो है ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ये सही है। यानी जैसे मान लीजिए हम स्टेशन पे खड़ा रहते हैं, तो ट्रेन जो नज़दीक आता है इस आवाज़ बढ़ते जाता है। तो क्योंकि जो हम वो नज़दीक हो रहा है फ्रिक्शन, इसलिए ये डॉपलर प्रभाव है। तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। और रमन प्रभाव क्या होता है दोस्तों, इस प्रभाव के कारण कई परिघटना होते हैं जिनमें किसी गुजरते हुए सायरन के स्वरमान में अचानक आने वाले परिवर्तन से लेकर खगोलविदों द्वारा देखी गई लाल शिफ्ट तक शामिल है। दोस्तों रमन प्रभाव प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में वह परिवर्तन है जो तब होता है जब अणुओं द्वारा एक प्रकाश पुंज को विक्षेपित किया जाता है, तो ये रमन इफेक्ट है। अब बॉयल्स लॉ हम लोग जान ही गए हैं। तो रमन इफेक्ट जो है तरंगदैर्घ्य से रिलेटेड है, डॉपलर इफेक्ट जो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, और बॉयल्स जो है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, तो तीनों सही है। अगला है परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम क्या होता है, तो ये अपवाव प्रिंसिपल है। अपवाव प्रिंसिपल क्या बताता है, तो जिसका N+L, इस दोनों का मान जिसमें सबसे कम हो पहले इलेक्ट्रॉन उसी में प्रवेश करेगा। तो N क्या है, ये प्रिंसिपल नंबर है, ये एजमुथल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो जिसका वैल्यू N+L का वैल्यू कम हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करेगा, तो यही अपवाव प्रिंसिपल है। दोस्तों आप लोग ये बताइए कि 4s और 3d में N+L किसका कम है और किसका ज़्यादा है, आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप समझते हैं तो। अगला क्वेश्चन है तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण, क्लोरीन के कारण। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व को अवरोही क्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, तो सोना का होता है, उसके बाद पारा को, इसके बाद इस्पात का। तो किस में दिया है, सोना पारा इस्पात, बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों सोना का घनत्व कितना होता है, 9.3 होता है, और पारा का घनत्व जो है 30.6 होता है, और इस्पात का जो है लगभग 11 के आसपास होता है। तो सबसे इस तीनों में सबसे कम इस्पात का है। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे डैश की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, तो दोस्तों ये जो है पॉलीमर से बनी होती है, यानी पॉलीमर जो एक लंबा सीरीज होता है उससे बनी होती है। अगला है सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है
तो ये कृत्रिम हीरा हो जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड से जो है कृत्रिम हीरा बनाया जाता है। और कार्बन तंतु से, तो दोस्तों कार्बन तंतु से जो है वायुयान बनाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है। और डाइफ्लोरोमेथेन जो है ये कूलेंट में यूज होता है। अगला है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीन की जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। तो बायोमैकेनिक्स कहा जाता है, बायोनोमिक्स कहा जाता है, बायोनोमी कहा जाता है, बायोमेट्री कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ये बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष क्या है, तो ये 2003 में किया गया। कब, 2003 में। दोस्तों ये मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य क्या है, तो पूरे जीनोम का अनुक्रमण, संपूर्ण मानव जीनोम की पहचान, डेटा स्टोर करने के लिए जीनोम अनुक्रम डेटाबेस बनाना, ये सभी जो है इसका लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है कि पितरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है, सत्य बताना है। फर्स्ट है यह पित्ताशय में इकट्ठा होता है। दोस्तों ये पित्ताशय में, दोस्तों ये फर्स्ट सही है। अगला है इसमें उपस्थित लवण वसा का पाचीकरण कर देता है, ये भी सही है। उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो पित्तरस है ये क्षारीय होता है और यह जो है अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। दोस्तों पित्तरस जो है बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है और निष्क्रिय लाइपेस और अग्नाशय रस जो होता है ये पित्तरस द्वारा ही क्रियाशील अवस्था में बदले जाते हैं। दोस्तों पित्तरस का स्राव जो है केवल रासायनिक उद्दीपन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, रासायनिक उद्दीपन के द्वारा। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है। तो दोस्तों ये लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट जो है रक्त के संचालन में मदद करता है। दोस्तों ये एंटीबॉडीज को भी बनाती है और उनकी जो है वृद्धि को उत्तेजित करती है। दोस्तों मोनोसाइट्स जो है शरीर में भ्रमण करते हुए हानिकारक जीवाणुओं और रोगाणुओं को भक्षण करती है। कौन, मोनोसाइट। और श्वेत रुधिर कणिका जिसको WBC कहते हैं, अवर्णीय कोशिकाएं कहते हैं इसको। और श्वेत रुधिर कोशिकाओं को जो है कोई निश्चित आकार नहीं होता है, माने कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और रुधिर प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट केवल मनुष्य के रुधिर में पाए जाते हैं। और रुधिर ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स के क्या काम है हम लोग अभी देखे हैं। अगला है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो है पसलियों का 12 जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो दोस्तों इसमें अस्थि मत मारिएगा, ये अस्थि गलत है, जल होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में लगभग 60 से 70% जल होता है और अस्थि में 50% जल और 50% ठोस पदार्थ में होता है। तो ये जल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में बहुअसंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। इसलिए दोस्तों मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, विटामिन D भी पाया जाता है, विटामिन B2 भी पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सारा चीज़ पाया जाता है। इसलिए पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग ज़्यादा स्वास्थ्यकर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है। दोस्तों पेशी दुष्पोषण लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है। किसी भी स्पेसीज की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित एवं स्थिर होती है, यानी 2:1 होती है। कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं और इन्हीं परिवर्तनों को गुणसूत्र यानी क्रोमोसोमल एब्रिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एब्रिएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेशी दुष्पोषण। अगला क्वेश्चन है चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। तो क्या उत्तेजक है, तो ये कैफीन है।
अगला है पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग है। तो सबसे उपयुक्त भाग क्या है? तो ये परागकोश है। क्या है? परागकोश है। किसके लिए? अर्धसूत्री विभाजन के लिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बारबीट्यूरिक एसिड, ये शाकनाशी नहीं है। दोस्तों फर्स्ट ही गलत हो गया। दोस्तों ये बारबीट्यूरिक एसिड जो है ये किस परिवार का है? तो पायरीमिडीन परिवार का है, एक कार्बनिक यौगिक है। दोस्तों इसका उपयोग जो है ट्रांसक्यूलाइजर के रूप में किया जाता है, या प्रशांतक के रूप में, ट्रांसक्यूलाइजर के रूप में किया जाता है। बाकी बात क्लोरोमेफेनिकॉल प्रतिजैविक है, सही है। मॉर्फिन जो है दर्द निवारक है, और क्यूनिन जो है मलेरिया रोधी है, सही है। अगला क्वेश्चन है जल एवं अघुलनशील पदार्थ का मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो नीचे बैठ जाना जो है ये अवसादन कहलाता है। अगला है प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये बारबारा मैक्लिंटॉक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वंध्यात्व पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि मालूम है स्त्री में जो है केवल X क्रोमोसोम होता है, इसीलिए स्त्री कम वंध्यात्व होती है और पुरुष अधिक वंध्यात्व हो जाता है। और वंध्यात्व में क्या होता है? लाल और हरे रंग का माने डिफरेंस नहीं पता चल पाता है। अगला है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरों के निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका जो है भस्मीकरण। दोस्तों कंपोस्टिंग विधि के तहत जो है सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि का उद्देश्य से प्रदूषित मृदा के साथ कृषि अपशिष्ट को मिलाया जाता है, और अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटाने का सारा अच्छा तरीका जो है वही भस्मीकरण है। तो ये हो गया। तो दोस्तों ये लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास है। आप ज़रूर इसको देखिए और ज़रूर दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।